आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं मुंसिफ टीवी का स्पेशल डिबेट शो बड़ी खबर और मैं हूं मोनीश सनवर। आज की बहस एक बड़े सियासी तूफान पर है। आम आदमी पार्टी के युवा चेहरे राघव चड्ढा को राज्यसभा के उपनेता पद से हटा दिया गया है, यानी कि अब वो राज्यसभा के डेप्यूटी लीडर नहीं रहे हैं। और अब उनका जवाब आया है। ट्विटर पर उन्होंने जवाब दिया, फेसबुक पर उन्होंने जवाब दिया। एक लाइन लिखी और लिखा, मुझे खामोश कराया गया है लेकिन मैं हारा नहीं हूं। यानी सवाल सीधा है, क्या ये पार्टी के अंदर अनुशासन की कार्रवाई है या फिर अंदरूनी मतभेद? और अब जो है वो खुलकर सामने आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि राघव चड्ढा पार्टी लाइन से हट रहे थे, जबकि राघव का दावा वो सिर्फ जनता के मुद्दे उठा रहे थे। तो क्या ये आवाज़ दबाने की कहानी है या डिसिप्लिन का मामला है? इसी पर आज की बड़ी बहस करेंगे। हमारे साथ जावेद साहब हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं अभी फ़ोन लाइन पर। उनसे हम चर्चा करेंगे। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे, साथ साथ हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे। उनका भी हम इस्तकबाल करेंगे, उनसे भी हम चर्चा करेंगे इन सारे मामलों को लेकर कि किस तरीके से ये इसका मामले को पूरी तरीके से समझना चाहिए। राहुल आनंद जी बीजेपी की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे। फिलहाल जावेद रहमानी साहब से किस तरफ जाता हूँ। जावेद साहब, एक बड़ा सवाल, और सवाल इसलिए भी ज़्यादा अहम कि राघव चड्ढा जो पिछले कई दिनों से बड़े पॉपुलर हो रहे थे अपने उन टॉपिक्स को लेकर जो वो जनता के बीच में उठा रहे थे, लेकिन आम आदमी पार्टी ने उन पर कार्रवाई कर दी। और जो पॉलिटिकल पंडित हैं वो कई तरीके से देख रहे हैं। हालांकि कई दिन से बहुत खबरें चल रही थी कि वो बीजेपी में जा सकते हैं, इस तरह की खबरें, लेकिन पार्टी ने उनके ऊपर डायरेक्ट कोई कार्रवाई नहीं करी, ना पार्टी से निकालने की, ना उनका राज्यसभा सांसद के इस्तीफा देने के लिए कहा गया। हाँ, उनको डेप्यूटी लीडर से जरूर हटा दिया गया। आप इसको किस चश्मे से देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? हाँ, देखिए, ये तो चूंकि राजनीति में इस तरह के संकेत आते जाते रहते हैं और मामला होता है, लेकिन आम आदमी पार्टी के अंदर जिसे कहा जाए कि एक बहुत गहरी चोट राघव चड्ढा के हवाले से, राघव चड्ढा एक लंबे समय से, जाहिर है राघव चड्ढा को पार्टी ने ही राज्यसभा में भेजा था ना, और पार्टी की गाइडलाइन होती है। अब जाहिर है अगर ऐसे हर आदमी को बोलने की आजादी मिल जाए फिर तो राघव चड्ढा से बहुत ज्यादा बासरहियत लोग आवाम में हैं, सड़क पर भी हैं। लेकिन पार्टी ने उन पर भरोसा करके पार्टी ने उनको राज्यसभा में भेजा। उसके बाद अगर राज्यसभा में पहुंचने के बाद पार्टी से उनका सीधा संपर्क नहीं था। आप देखिए कि आम आदमी पार्टी कितनी परेशानी में पिछले 2 सालों से, आपने देखा होगा कि शीर्ष नेता तक जेल के सलाखों के पीछे, चाहे उनके बेगुनाही साबित बाद में हुई लेकिन सजा तो मिली उनको, वहां जेल में तो रहे वो। सही है। उसके बाद जो है, उसके बाद अगर राघव चड्ढा जो है, इस बीच में आप देखिए कितनी बार मिलने गए हैं और न उनकी मुलाकात केजरीवाल से हो रही है, न उनकी शीर्ष नेता से हो रही है। वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल पार्टी के नहीं होकर के किसी इंडिपेंडेंट राज्यसभा के मेंबर की तरह काम कर रहे थे। वो पार्टी को तो बहुत पहले उन पे कार्रवाई करनी चाहिए। पता नहीं किस बात का उनको डर था, क्यों इंतजार कर रहे थे। आप देखिए कि जनता से जुड़े मुद्दों को उठाना अच्छी बात है, लेकिन जनता से अगर बराह रास्त कोई मुद्दा उठाया जाता है, पार्टी की लाइन तो होती है ना, बगैर पार्टी की लाइन से कैसे काम करेंगे आप? लेकिन राघव चड्ढा कह रहे हैं कि मुझे जो है वो खामोश किया गया। तो क्या ये पार्टी के अंदर एक लोकतंत्र पर सवाल नहीं है कि राघव चड्ढा कह रहे हैं कि मैं तो बहुत अच्छे मुद्दे उठा रहा हूं, आम आदमी से जुड़े हुए मुद्दे उठा रहा हूं और इससे पार्टी की छवि सुधर रही है? नहीं, राजनीति में देखिए सामने कुछ और होता है, पर्दे के पीछे कुछ और होता है। हम सब जानते हैं ये, चूंकि खिचड़ी एक लंबे समय से अंदर खाने पक रही थी। आप ये देखिए कि पिछले अगर 2 साल से आप अगर राघव चड्ढा का देखेंगे तो कितनी बार इन्होंने आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेता से, लीडरशिप से मुलाकात की है? बिल्कुल नहीं की है। जबकि होना ये चाहिए कि अगर पार्टी को मुसीबत में है या पार्टी के शीर्ष नेता मुसीबत में है तो आपको तो दीवार की तरह खड़े होना चाहिए उनके साथ जो है। बिल्कुल। अच्छा, नहीं कि मेरा सवाल है कि कई बार जो आपने जिस मुद्दे पे भाई रोशनी डाली, कई बाकायदा जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल मीडिया को अच्छे से जानने वाले लोग हैं और अक्सर सोशल मीडिया पे अपनी पोस्ट को लेकर चर्चा में रहते हैं, न सिर्फ आम आदमी पार्टी के नेता बल्कि वो लोग भी ये साफ तौर पर कह रहे थे कि जब आतिशी से लेकर हर पार्टी का नेता, संजय सिंह जेल में, अरविंद केजरीवाल जेल में, मनीष सिसोदिया जेल में, सारे बड़े लीडर जेल में, तब ये लोग जो है संघर्ष कर रहे थे, तब राघव चड्ढा कहीं नहीं दिखाई दिए। वो कहाँ दिखाई दे रहे थे? लंदन। वो कहाँ दिखाई दे रहे थे? हार्वर्ड में जाके जो है वो अपने प्रोग्राम कर रहे हैं। इस तरह की चीज़ों में वो दिखाई दे रहे थे, लेकिन पार्टी के साथ में कहीं नहीं थे। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो जब आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार बनी थी तो ये कहा गया था कि पंजाब में मुख्यमंत्री कोई भी क्यों ना हो, लेकिन अंदर खाने से या बैकडोर से सरकार चलाएंगे राघव चड्ढा। इस तरह की भी खबरें थी।
बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और बल्कि कुछ चीजें हम लोगों को देखने को मिली थी राघव चड्ढा के बारे में। जब पंजाब में सरकार बनी आम आदमी पार्टी की, राघव चड्ढा को पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी भी दी थी। आपको याद होगा कि वहां का एक तरह से ये लोग इनके जेल जाने से पहले, मनीष सिसोदिया जी के और इनके केजरीवाल जी के जेल जाने से पहले राघव चड्ढा को वहां बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन ये बात राघव चड्ढा को खूब मालूम है कि हमने पार्टी गाइडलाइन से हट करके काम किया है, उन पर अनुशासन का पहले कार्रवाई करना चाहिए। ये बहुत लेट कर दिया पार्टी ने। बिल्कुल। लेकिन ये कुछ लोग अब इसको लोकतंत्र पर सवाल उठा रहे हैं, बोल रहे हैं अपने नेताओं को बोलने नहीं दे रहे, अच्छे मुद्दे नहीं उठाने दे रहे, और बाकायदा जो राज्यसभा के सभापति को जो लेटर लिखा गया उसमें तो अरविंद केजरीवाल की तरफ से या पार्टी की तरफ से इस तरह के संदेश दिए गए कि राघव चड्ढा को बोलने ना दिया जाए। नहीं, राघव चड्ढा देखिए, ये तो खैर अब मुझे नहीं पता कि एग्जैक्ट उसमें क्या लिखा हुआ है, लेकिन चूंकि पार्टी ने एक उनको डिप्टी जो उपसभापति का पोस्ट था उससे हटाने की बात की है। बोलने ना दिया जाए, ये तो खैर आपको पता है पार्लियामेंट में हर जो मेंबर होते हैं पार्टी के, जितना वहां पे मतलब नुमाइंदे होते हैं, उस हिसाब से उनको मौका दिया जाता है। हाँ। ये बात तो कोई लॉजिक है नहीं, आप भी समझ रहे हैं। जो जितनी बड़ी पार्टी होगी उनके लीडर को, या भी जो भी उसका लीडर ऑफ अपोजिशन होता है या उपसभापति जो पार्टी अपनी तरफ से बनाती है ना कि हमारी तरफ से ये नुमाइंदगी करेंगे पार्टी, जी जी, तो उनको ही मौका दिया जाएगा ना। ये तो बात अपने आप में खत्म हो जाती है जब वो पार्टी के वहां डिप्टी उपसभापति नहीं होंगे। अब जिनको बनाया गया है तो राज्यसभा में उन्हीं को बोलने दिया जाएगा ना अब। नहीं, ये अच्छा, बात एक चीज मैं समझना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत जल्द शायद अगले साल पंजाब के भी चुनाव रहे हैं, और जब पंजाब का चुनाव है और राघव चड्ढा के बारे में कहा जाता है कि पंजाबियों में बड़े फेमस हैं, तो क्या अगर पार्टी कार्रवाई करती है तो उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है पंजाब में? नहीं, देखिए ये चूंकि कहना जल्दबाजी होगा। हाँ। किसी शख्स को इंडिविजुअली, किसी को पार्टी में चीजें चलती रहती हैं। पार्टी का मेन जो होता है विचारधारा से पार्टी की तामीर, पार्टी की मजबूती विचारधारा होती है। आज देखिए कि ये तो कुछ भी नहीं है। कांग्रेस के लिए अगर आप गिनती पिछले 12 साल में देखेंगे तो जिसका भी नाम लेंगे आप, 2 बार 3 बार के सीएम रह चुके, चले के क्या पार्टी खत्म हो गई? पार्टी बल्कि मजबूती से नए विजन के साथ जनता में जाती है और जनता का विश्वास प्राप्त करती है। ठीक है, राहुल आनंद जी जुड़ गए हमारे साथ। बहुत बहुत इस्तकबाल राहुल जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ अपना कीमती वक्त देने के लिए। आज बड़ी अहम चर्चा, और राघव चड्ढा को लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं, और साफ तौर पर राहुल जी, और सवाल सीधे तौर पर बीजेपी की तरफ इशारा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर आज राघव चड्ढा की ये हालत पार्टी में हुई है तो कहीं ना कहीं उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है, क्योंकि हो सकता है कि या तो उनको डरा दिया गया हो या बड़ा लालच दे दिया गया हो। इस तरीके के आरोप सीधे तौर पर आपके ऊपर। देखिए, जो आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं और आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता है और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी की जो पॉलिटिकल जो लेगेसी रही है, हाँ। वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में और अभी भी वर्तमान में ये भविष्य के प्रतिनिधित्व को कटघरे में खड़ा कर रहा है। यहाँ एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, वो ये है कि जब इनको अपने लोगों से नहीं बनता है, जब ये अपने लोगों को नहीं संभाल पाते हैं, तब ये दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं। और इस चीज को ये भूल जाते हैं कि जिनके घर खुद शीशे के होते हैं उनको दूसरे के ऊपर पत्थर नहीं मारना चाहिए। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो ना रिश्ता बचा है, बची है तो सिर्फ खाई। दिल्ली में अगर बात करें तो भाई भाई, और पंजाब से करे बेवफाई। वो इस तरह की चीजें आज दिखा रहे हैं, आचरण में लेकर आ भी रहे हैं। यहाँ एक बात और जो देखने वाली चीज है, जो राघव चड्ढा को लेकर, देखिए राघव चड्ढा से जो इनकी नाराजगी है, इनके पार्टी का आंतरिक मामला है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई विषय नहीं बनता है बोलने के लिए, लेकिन फिर भी अगर तार्किक रूप से अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल नजर आ रहा है और ये एक संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि किस तरह से आम आदमी पार्टी यानी कि केजरीवाल जी सड़क पे रोड साइड गुंडों की तरह वो लड़ रहे थे केंद्र सरकार से, और ये बिल्कुल स्पष्ट था। इसमें कहीं ना कहीं जिसकी विश्वसनीयता आती है वही विश्वास को खो देते हैं। और यहां तक देखा जाए कि जब भी वो सवाल जवाब भी करते थे तो राज्यसभा की अगर बात करें तो राज्यसभा में जो भी उनका प्रश्न रहता था वो काफी तार्किक रहता था और उसका उत्तर भी मिलता था, और उन्होंने आम आदमी की तरह ही एक आम आदमी की समस्या का उजागर किया है। इसलिए आम आदमी पार्टी को इस बात को समझना चाहिए और ये कहना चाहिए कि आप अगर झूठ बोले तो सब आपका साथ दे, ये कोई जरूरी नहीं है। अगर कोई आपके मत से मतभेद रखता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपका दुश्मन है और आप उसको अलग थलग कर दे। मैंने जो लफ्ज़ का इस्तेमाल किया वो लफ्ज़ ये था कि कहीं ना कहीं जो है बीजेपी की तरफ से इसको जो है चीज़ों को किया जा रहा है और उसके पीछे के कई सारे मामले हो रहे थे।
और वो मामले ये थे कि आज अगर आपने बयान सुना हो आम आदमी पार्टी के नेताओं के, तो वो साफ तौर पर कह रहे थे कि हम अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं और जो मोदी से डर गया वो क्या लड़ेगा। यानी कि सीधे तौर पर निशाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाया गया कि वो डर कर जो है वो चुपचाप खामोश होकर बैठ गए। एक ये मामला था। दूसरा, बहुत टाइम से अफवाह है राहुल जी कि बीजेपी में जाने वाले हैं, तो क्या बीजेपी पंजाब में बड़ी जिम्मेदारी देने वाली है? देखिए, बीजेपी में नेताओं की कमी नहीं है और बीजेपी का जो एक मंडल स्तर का जो अध्यक्ष होता है वो मुख्यमंत्री बनने का दावेदारी रखता है और यहाँ पे संगठन से बढ़कर कोई कोई भी व्यक्ति और विशेष की यहाँ कोई भूमिका नहीं होती है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि हर वक्त अगर देखा जाए विपक्ष को, तो जो ये इंडिया अलायंस के जो लोग हैं ना, वो आपस में एक मेढक की तरह एक तराजू पे कभी नहीं आने वाले हैं। अगर इनको किसी प्रकार से, अगर इनके अपने लोगों से कोई मतभेद पैदा होता है तो वो जो खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे वाले जो एक कहावत है, तो वो सामने वाले के ऊपर लांछन लगाने का प्रयास करते हैं। और ये मोदी जी की बात करते हैं तो एक बात यहाँ बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि मोदी जी को आम आदमी पार्टी से क्या लेना देना है। ना आम आदमी पार्टी 3 में है, ना 13 में है, अपने लोगों को संभाल नहीं पा रही है और दिल्ली से पंजाब पर नियंत्रण लेना चाहती है। तो ऐसे तो तमाम चीजें आए हैं और यहाँ तक कि एक जो विशेष रूप से जो जानकारी है, ये भी एक चर्चा पे अमल होना चाहिए कि जो पंजाब की जो मुख्यमंत्री है वो भी अगर देखा जाए तो केजरीवाल जी से सहमति नहीं रखते हैं और उनके भी ऐसे कई तरह के बयान आए हैं जो केजरीवाल जी से उनको दूरी का एहसास कराता है। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि ये इनका पार्टी का आंतरिक मामला है, इनको आपस में बैठकर समझना चाहिए और चीजों को स्पष्टता के साथ निखारना चाहिए। यहाँ एक बात संजय सिंह का बयान कि अरविंद केजरीवाल के साथी निडरता से मोदी के खिलाफ लड़ते हैं, हमने यही अरविंद केजरीवाल से सीखा है। देखिए, संजय सिंह जी का जो बयान है वो एक पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते अपने पार्टी के मुखिया का पक्ष रख रहे हैं। लेकिन ये मोदी जी से लड़ते लड़ते ये अपने लोगों से भी लड़ने लगे हैं। यानी मैं कहता हूं कि अगर आप हमारे विपक्ष में बैठे हैं तो आप निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी से लड़िए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से लड़ते लड़ते आप अपने राष्ट्र से ना लड़िए। ये अक्सर इन लोगों ने इन चीज में बहुत अहम भूमिका निभाई है और चीजों को दिखाया है। आपको याद होना चाहिए कि ये कैसी लड़ाई की बात करते हैं मोदी जी से। जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे हमारे देश में तो वहां पे दिल्ली में इन लोगों ने दंगा करा दिया था। ये बातें करते हैं मोदी के लड़ने की, लेकिन ये जो लिक्विड पॉलिसी जो ये लेकर आए थे उसमें गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में उन्होंने खुलवा दिया था शराब का ठेका। ये बात करते हैं मोदी से लड़ने के लिए। तो ये मोदी जी से लड़ते लड़ते इतनी घृणा अपने आपस में पा लिया था कि दिल्ली के विकास को अवरोध कर दिया गया था। एक बार नजर उठाकर देख लेने की जरूरत है कि दिल्ली के आसपास, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के पहले, किस तरह से सड़कों की व्यवस्था थी और किस तरह से कूड़े का अंबार लगाया जाता था और किस तरह से लोग पानी के लिए विचलित रहते थे और कैसे लोगों को बेवकूफ बनाया जाता था। जब एक जनता के अंदर जब रोष पैदा हो जाता है तो ये जनता की मूड को जो नेता ना भाप पाए, वो जब फेल साबित होता है तो इस तरह की मनगढ़ंत बातें करता है और ये कहता है कि हमारे जो राज्यसभा के जो सांसद हैं वो इस तरह की बातें कर रहे थे, हमारे राज्यसभा के सांसद मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। और जब भी इसके पहले की भी मैं बात कर लेता हूं कि इसके पहले भी जब सर्वदलीय बैठक जब भी बुलाई गई है, ऐसी कौन सी भूमिका निभा दी है संजय सिंह जी ने, जरा मुझे बता दीजिए। जब देश के ऊपर जब संकट आया था, उस संकट के घड़ी में भी ये अपनी तीसरी ही यात्रा पे जाने का ये प्रयास करते थे। तो ऐसे तमाम चीजें हैं जो विपक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। ठीक है। जावेद साहब, हमारे साथ जावेद रहमानी साहब जुड़े हुए हैं। राहुल जी, आपको बता रहा हूं, अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नहीं जुड़ पाए हमारे साथ, लेकिन जावेद रहमानी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। सीनियर जर्नलिस्ट हैं बहुत और पॉलिटिकली बहुत कनेक्टेड हैं और बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं। जावेद रहमानी साहब, एक चीज समझना चाहता हूं कि मान लीजिए अगर किसी पार्टी में कोई भी नेता पार्टी लाइन से हटता है तो पहला तरीका क्या होना चाहिए चीजों को बात करने के लिए? वो संवाद होना चाहिए, सीधा एक्शन होना चाहिए? क्या वाकई पहले चीजों से, संवाद से बैठ के बात नहीं हो सकती थी? जबकि हम देख रहे हैं कि राघव चड्ढा भी कटे कटे और पार्टी भी कटी कटी, यानी किसी ने भी एक कोशिश नहीं की संवाद की। नहीं, देखिए ये चीजें चूंकि पब्लिक में तो बहुत बाद में आई है, जब पूरी तरह दाल में उबाल आने लगा था, फिर बाद में हम लोगों को, पब्लिक आवाम को मालूम हुआ है। कितनी बार इससे पहले आपको क्या लगता है पार्टी लाइन लेवल पे कितनी बार बात होती है, कितनी बार
उस मुसीबत की घड़ी में जनता ने, अवाम ने, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने तलाश किया अपने नेता को, राघव चड्ढा को, कहीं नजर आते। हमें तो कहीं याद नहीं आ रहा है कि किसी भी मुसीबत में वो कार्यकर्ता के सामने नजर आते हों, ना कोई कार्यकर्ता सीधा उनके संपर्क में था। अब अगर ऐसे लीडर होते, कार्यकर्ताओं से जुड़े होते, तो आज देखिए ना, आज तो सड़क पर उनकी हिमायत में लोग आ जाते। हमें तो कोई लगा नहीं कि कोई हिमायत में उनके भी कोई, आप मुझे कहीं कभी वीडियो दिखा दीजिए। नहीं आया, कभी कोई इस तरह का वीडियो नहीं आया, किसी ने भी नहीं देखा है। जी जी जी। तो पार्टी, देखिए पार्टी अपने आप में बड़ी होती है, पार्टी विचारधारा की बात ही, जो संविधान को देखते हुए विचारधारा की बात करती है। आप ये देखिए कि भाई जिसको आजादी है आप बोलिए, भाई आप, अगर आपकी इतनी ही पहचान है, अगर आम आदमी पार्टी को हटाने के बाद आपका कोई अस्तित्व बचता है, तो फिर जनता तय करेगी। देखिए जनता राहुल जी अनम्यूट कर लीजिएगा अगर कुछ बोलना है आपको तो कहीं ना कहीं देखिए ये चीजें तो अंदरूनी खाने कई साल, मतलब 2 साल से मैं समझ रहा हूँ कि बहुत बार पार्टी लाइन से कनेक्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन अब हो सकता है कि हर आदमी की मजबूरी है। आपने देखा कि कांग्रेस में तो ये आमतौर पे हम सब जानते हैं, पिछले 12 साल में कोई ऐसा लीडर नहीं है कांग्रेस का जिसे आप कहें कि वो शीर्ष नेता तक वो अपने आप को शुमार करता था। आज वो कहाँ जाके बैठा हुआ सबको पता है। तो अगर आपके अंदर कमी नहीं है, लोभ नहीं है, लालच नहीं है, तो फिर विचारधारा से क्यों भटकेंगे आप? बिल्कुल। और ये इम्पोर्टेंट है कि जब आप पर मुसीबत आए तो आपको जो है वहां पर होना चाहिए। कई के कहावत भी है, हम यूपी में अक्सर इस तरह की कहावत बोली जाती है कि अगर आपकी नाराजगी है किसी से और आप उसकी शादी में नहीं जा रहे हैं, मत जाइए। लेकिन अगर किसी का दुख हुआ है, कुछ मामला हुआ है, कुछ डेथ किसी की हुई है, तो आप उसमें जरूर शरीक हो जाइए। वो वक्त आम आदमी पार्टी के लिए वाकई उसी तरह का वक्त था कि जब लेकिन फिर देखिए, मैं आपको यहाँ रोक रहा हूँ कि आप ये देखिए कि आम आदमी पार्टी का पिछले रिकॉर्ड देखिए आपके, वहां राज्यसभा में पार्टी उनको भेजती है जिसपे उसको आंख बंद करके भरोसा होता है। बिल्कुल ठीक है। ये राज्यसभा का कोई इलेक्शन नहीं होता, आवाम में जाके आवाम जनता ने वोट नहीं दी राज्यसभा का। पार्टी की नॉमिनेशन होती है कि हमें इस बंदे को भेजना है जो बिल्कुल पार्टी से भी, मतलब एक तरह से पूरी तरह वाकिफ होता है पॉलिसी से, विचारधारा से। वो अगर आदमी जाकर के वहां जाकर के बिल्कुल सिर्फ मलाई में मजे लेगा और मुसीबत में दूर रहेगा, तो क्या आपको लगता है तो कोई ऐसी पार्टी है भारत में? मुझे बता दें किसी पॉलिटिकल पार्टी का इतना बड़ा दिलगुर्दा हो। नहीं, बिल्कुल ठीक है। अब और बड़ी अहम बात है आपकी ये। राहुल आनंद जी, सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि जो डर गया वो मर गया। संजय सिंह कह रहे हैं कि मोदी के डर से जो है वो इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं। अगर इन चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश करें, क्या ऐसा कोई केस था या ऐसा कोई मामला था जो राघव चड्ढा के खिलाफ जा रहा था जिसका बीजेपी इस्तेमाल कर रही हो उनको खामोश करने के लिए? आरोप तो सीधे तौर पर आप ही की तरफ आ रहे हैं। मतलब तीर भले से ही आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो राघव चड्ढा की तरफ मार रहे हो, राघव आम आदमी की तरफ मार रहे हो, लेकिन वो ऐसा लग रहा है कि बीच में कहीं ना कहीं आप खड़े हैं। सॉरी, मैं ये कह रहा था कि देखिए, जो आम आदमी पार्टी की जो विचारधारा रही है, वो जो भी रणनीति बनाते हैं उस रणनीति में अपने लोगों को वो विश्वास मत में लेना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी को राघव चड्ढा जी जो माननीय सांसद हैं, उनकी आवश्यकता क्या है? हमारे पास राज्यसभा की एमपी की बात की तो संख्या में ज्यादा है। हमारे पास अगर एनडीए की बात करें, अगर लोकसभा में, तो वो हम बहुमत में हैं मिलाकर, तो हमें कोई आवश्यकता तो नहीं है। लेकिन अगर सरकार की आलोचना कोई करता है तो उसका खुले दिल से हम स्वागत करते हैं। लेकिन आज तक आपने विपक्ष को देखा है क्या सरकार की आलोचना करते हुए? कभी नहीं। आपने कभी नहीं देखा होगा कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को कहा हो कि आप सरकार को घेरिए और तीखे और कड़े प्रश्न पूछिए, सरकार उसका उत्तर देगी, तो उस समय इनका विषय कुछ और ही रहा रहता था। चाहे वो कोरोना के समय की बात कर लीजिए या फिर अभी सर्वदलीय बैठक के अंदर जब चर्चाएं हो रही थी, उसमें भी एक ऐसा विषय, जब आज अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए, जो हमारे देश के अंदर जो समस्याएं आ रही थी और सरकार ने एक तेज तरह डिसीजन लिया और पेट्रोल और डीजल की कीमत को बढ़ने से रोका और आम आदमी को महंगाई से बचाने का प्रयास किया, तो इन लोगों को कभी आपने नहीं देखा होगा कि सदन के अंदर आकर सरकार से प्रश्न पूछे और इस चीज को करें। यानी ये दिखाता है कि इनकी गंभीरता बिल्कुल समाप्त हो चुकी है और ये सिर्फ एक दूसरे के साथ इसलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि इनको लगता है कि हमारी जो सियासत है वो बरकरार रहे, वो जीवित रहे, और उसके लिए हम भले भारतीय जनता पार्टी को कोसना पड़े, हम उसको कोसेंगे। यहाँ पे आइडियोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो इस आइडियोलॉजी में देखा जाए तो ना सेवा है ना ही समर्पण है। सिर्फ और सिर्फ कुछ है तो सिर्फ और सिर्फ यही बचता है कि अपने स्वार्थ की पूर्ति कैसे हो। तो क्या बीजेपी
ये इस तरह से देख रही है इस मामले को कि आम आदमी पार्टी की टूटती एकता के तौर पर, ये जो है एकता इनकी टूटती हुई नजर आ रही है? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये आम आदमी के पार्टी का आंतरिक विषय है। इस पे भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो अफवाहें फैल रही हैं राहुल जी, और आप बड़े विभाग प्रवक्ता हैं, इसलिए मैं आपसे बड़े विभागी से सवाल पूछ रहा हूं। पंजाब का चुनाव बहुत करीब है और कहा जा रहा है कि पंजाब के पिछले चुनाव में राघव चड्ढा ने बहुत ज्यादा मेहनत की थी और राघव चड्ढा की काफी मेहनत की वजह से और अरविंद केजरीवाल ने जो दिल्ली में काम किए थे उसे देखते हुए जो है पंजाब ने आम आदमी पार्टी को अपनाया, सरकार बनाने का मौका दिया, सरकार बनाई गई। बैकडोर से राघव चड्ढा सरकार चला रहे थे, चीजें जानते हैं, पंजाब के लोगों की नब्ज जानते हैं, और इसी वजह से जो है आम आदमी पार्टी दोबारा से पंजाब ना जीत पाए, राघव चड्ढा को साइडलाइन किया जा रहा है, बीजेपी उनका फायदा उठाएगी पंजाब में। देखिए, ये सब बस एक राजनीतिक गलियारे के चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को राघव चड्ढा जो माननीय सांसद हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट करता हूं। और लेकिन अगर वो पार्टी में आते हैं तो स्वागत नहीं करेंगे आप उनका? देखिए, हमारे आइडियोलॉजी से जुड़ने वाले तमाम ऐसे लोग हैं जो हमारी विचारधारा को पसंद कर हमारे साथ एक मजबूत कारवा बनाया गया है। यानी कि हम आज अगर देश की और राष्ट्र और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहते हैं तो इसका मतलब हमारी आइडियोलॉजी लोगों को पसंद पड़ती है, और हम इस चीज को सिखाते हैं कि नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, लास्ट योरसेल्फ। हम इन 3 जो मैजिक वर्ड है इसके ऊपर हम काम करते हैं। तो बिल्कुल अगर कोई हमारे पार्टी का विचारधारा से प्रभावित होकर हमारे भव्य वस्त्र को ओढ़ना चाहता है तो हम उनका स्वागत करेंगे। और बिल्कुल निश्चित रूप से एक बात और मैं आपके सामने कहूंगा कि ये सब जो चर्चाएं चल रही है वो राजनीतिक गलियारे में बस एक अफवाहों का एक विषय है। और राघव चड्ढा को माननीय पूर्व उप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को की ये भूमिका होनी चाहिए कि उनके लोग उनसे क्यों दूर हो रहे हैं, उनको अपने पास बुलाकर एक बार संवाद का रास्ता नजर आ रही है, वो आप भी महसूस कर रहे हैं कि संवाद तो एक बार होना चाहिए। पार्टी में होना रहना या नहीं रहना वो एक अलग मसला है। एग्जैक्टली होना चाहिए। हाँ। अगर आप घर के अंदर भी रहते हैं और आपको पिताजी से अगर कोई असहमति होती है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि पिताजी आपको घर से बाहर निकाल देते हैं। बिल्कुल। वो भी तो एक संवाद का रास्ता है। अगर जिस तरीके से राहुल जी कह रहे हैं कि अगर वो आते हैं और हमारी विचारधारा को वो कबूल करते हैं तो स्वागत है उनका, लेकिन क्या राघव चड्ढा अगर बीजेपी में ज्वाइन करते हैं तो ये उनके लिए बड़ी सबसे बड़ी गलती होगी या फायदेमंद सौदा साबित होगा बीजेपी में जाना और वहां से पंजाब का रुख करना? जावेद साहब। जी सर। जी आपने सवाल सुना मेरा? नहीं, दोबारा ठीक है। अगर अभी राहुल आनंद जी कह रहे थे कि अगर राघव चड्ढा आते हैं और वो विचारधारा हमारी कबूल करते हैं और हमारा जो है विचारधारा जो है वो बढ़ती जा रही है, लोग उसी वजह से उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो क्या अगर राघव चड्ढा बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो ये उनकी बड़ी गलती होगी या उनके लिए सबसे फायदेमंद सौदा जो है वो साबित होगा? देखिए, ये तो राघव चड्ढा, आप देखिए कि अब जो समय जैसे जैसे आएगा, क्योंकि हमें ये भी याद है कि बीच में ये बात भी चीजें हो रही थी कि राघव चड्ढा जी क्यों अलग हुए, पार्टी विचारधारा से क्यों अलग गए। कहीं ना कहीं उनपे खतरा मंडरा रहा था, कुछ चीजें ऐसी थी तो उन्होंने सोचा कि भाई खामोश रहना ही बेहतर है। तो इसलिए अब ये बेहतर, और नई पार्टी ने बहरहाल एक तय किया है कि भाई लगा कि भाई हमारी आवाज जो है पार्टी विचारधारा के तहत अगर नहीं रखी जा रही है तो पार्टी अपने किसी नए लीडर को वहां लिख के दे दिया कि भाई अब हमारे नेता ये होंगे राज्यसभा में। हाँ। तो अब ये राघव चड्ढा के लिए है कि वो आगे लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं। ये तो खैर मुल्क हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ तो यही बड़ी खूबियां हैं कि हर आदमी जाने के बाद जब उसको नई जगह पे जाता है तो पुरानी जगह की बुराई तो लाजमी है, करना ही पड़ता है। ठीक है, बिल्कुल। जिस तरीके से राघव चड्ढा का जो बयान में देख रहा हूँ कि वो समर्पण और जनता के लिए, तो भाई अगर ये जज्बा है तो वो जरूरी थोड़ी है कि आप एमपी बन के ही करेंगे, तो आप हमेशा करते रहे राष्ट्र निर्माण के लिए, क्या दिक्कत है इसमें? बिल्कुल ठीक। जावेद रहमानी साहब और राहुल आनंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने दोनों ने कीमती वक्त दिया अपना और इस चर्चा में शामिल हुए मेरे साथ। बहुत आपका दोनों का शुक्रिया। वक्त की कमी, सवाल और नहीं ले पाऊंगा, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज की बहस में जो चर्चा हुई जावेद रहमानी साहब से, राहुल आनंद जी से, तो वो एक बात तो साफ है और सवाल भी कई हैं इस मामले को लेकर। पहला तो ये, क्या ये अनुशासन का मामला है या आवाज़ दबाने की कोशिश? दूसरा ये, क्या आम आदमी पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक है
या दरारें अब खुलकर सामने आ रही हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सियासी संदेश है, जनता तक भी जाएगा? इन्हीं सवालों के साथ मैं मोनीस अनवर आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आदाब।